नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। राहुल गांधी थोड़ी देर में न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही मिलिंद देवड़ा ने उन्हें करारा झटका दिया है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के साथ अपनी पारी आज खत्म कर दी और अब वो नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा थोड़ी देर में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। शिंदे ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर दक्षिण मुंबई सीट पर टिकट नहीं मिलने के बाद यह फैसला किया है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस ने यह सीट उद्धव गुट को देने का लगभग फैसला कर लिया है। मिलिंद देवड़ा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कांग्रेस को अपना इस्तीफा थमा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर बाल ठाकरे स्मारक गए। अब थोड़ी देर में शिंदे गुट में शामिल होंगे और उसकी औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी के करीबी भी रहे और युवाओं चेहरों में आप मान सकते जैसे सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उसी लीग में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी यानी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के साथ उनके परिवार का कांग्रेस के साथ करीब 5 दशक का संबंध खत्म हो गया है। इस्तीफे के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो आज काफी भावुक हैं, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक राजनीति करना जारी रखेंगे। मिलिंद देवड़ा से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल सिंह ने। मिलिंद देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, 55 साल का एक बहुत इमोशनल नाता था कांग्रेस से, टूट गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं भावुक हूं और मैं कुछ ही समय में मीडिया को, अपने समर्थकों को संबोधित करूंगा। सिद्धिविनायक में दर्शन किया है सर, बप्पा ने एक नई पारी शुरू करने जा रहे थे, बप्पा का आशीर्वाद लिया है, अब आगे बढ़ेंगे? हमेशा लेते हैं, बप्पा के आशीर्वाद हमेशा लेते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी जो राजनीति है और मेरे स्वर्गीय पिताजी की जो राजनीति रही है, हम हमेशा सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और हम वही वैसे ही राजनीति इमोशनल दिख रहे हैं, वैसे ही राजनीति, वैसे ही समाज सेवा हम आगे भी करेंगे। आपको लगता है कांग्रेस ने सर कहीं ना कहीं उपेक्षा की? आपने मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बाद में कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको लगता है सर, एक आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं का जो स्टैंड है वो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी भी खुद की जो है, क्योंकि आप एक राम भक्त रहे हैं, आप हमेशा से सिद्धिविनायक दर्शन करते रहे। देखिए, करेक्ट समय पे मैं इन सभी मुद्दों के बारे में मैं आपको संबोधित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद देवड़ा की महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। जब इस बारे में शिंदे से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मिलिंद उनकी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। हा, आता मी ऐकतोय ते, अद्याप मला माहित नाही, पण तुम्हाला पक्षप्रवेश त्यांचा होत असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस में घमासान मचा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आखिर कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के ही एक और नेता प्रमोद कृष्णम ने इसे राम मंदिर पर भगवान का प्रकोप करार दिया। मैं क्या कह सकते हैं, कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा आपको। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, समीर भीसे और साथ ही दिनेश मौर्य। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अभी तक जिस तरह से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है,
कि मिलिंद देवड़ा उनके साथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन आते हैं तो स्वागत है। देखिए, एकनाथ शिंदे जो है सुलझे हुए नेता है, जानते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आखिरी क्षणों में कुछ भी बदल जाता है, तो उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान जरूर दिया हो, लेकिन तस्वीर सच्चाई में कुछ अलग है। मैं इस समय सीएम के आवास वर्षा बंगले के बाहर हूं और सामने जो आपको ये कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो मिलिंद देवड़ा के समर्थक हैं। करीब 400 प्लस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जो है मिलिंद देवड़ा यहाँ पहुंचने वाले, साथ ही में उनके साथ अन्य जो पूर्व कॉर्पोरेटर्स हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अंदर आप भीड़ देखिए, तमाम मिलिंद देवड़ा समर्थक है जो इंतजार कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा का। मिलिंद देवड़ा ने हमें कहा है कि वो करीब 2:30 बजे तक वर्षा बंगले तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद बाकायदा वो पार्टी में प्रवेश करेंगे, उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। तो ये जानकारी आधिकारिक तौर पर मिलिंद देवड़ा ने हमें दी है, और चूंकि मुख्यमंत्री इंतजार करे कि एक बार मिलिंद देवड़ा जो है वो यहाँ पर वर्षा बंगले पर पहुंच जाए, कांग्रेस के नेता जो है वो उनसे जरूर कोशिश कर रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा को मनाया जाए। बड़े नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है मिलिंद देवड़ा जो है वो समझे कांग्रेस की समय की स्थिति और उनकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफी है कि मिलिंद देवड़ा ने मन अपना बना लिया है। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामेंगे। तो ये यहाँ की तस्वीर है जो बता रही है कि एक बड़ा झटका दक्षिण मुंबई में कांग्रेस पार्टी को लगा है। साथ ही में मिलिंद देवड़ा के यहाँ आने से ठाकरे सेना ने जरूर राहत की सांस ली है, क्योंकि एक कांग्रेस ने जो उनकी अंदरूनी बातचीत में जरूर ठाकरे सेना को प्रॉमिस किया था कि वो जो है ये सीट उनके लिए छोड़ेंगे, लेकिन मिलिंद देवड़ा का सामना कैसे किया जाएगा, उनकी नाराजगी को कैसे दूर की जाएगी, उस समस्या से फिलहाल जो है कांग्रेस को छुटकारा मिला। जी अमित। बिल्कुल, भले ही यहां पर उद्धव गुट को तो राहत मिली है, लेकिन बात यह आती है कि कांग्रेस को झटका क्यों लगा। समीर, क्योंकि आप कहां पर मौजूद है जरूर बताएं। उसके साथ ही यह भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब जयराम रमेश कहते हैं कि मैंने उनसे फोन पर बात की, मिलिंद देवड़ा से उनको समझाने की कोशिश की, मैंने उनको कहा कि राहुल गांधी को आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन बात कहां अटक गई कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो समझा नहीं पाए। कोशिश बहुत हुई मिलिंद देवड़ा को रोकने के लिए, रुके ही नहीं। पेच कहां फंस गया था? बिल्कुल, अगर हम बात करें इसकी कि आखिर पेच कहाँ फंसा, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्पेस की हम बात करते हैं, मिलिंद देवड़ा के लिए साउथ बॉम्बे में बना पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। वजह यह है कि कांग्रेस में बने रहे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके का उनको काम करने की उनको एक स्पेस मिलना चाहिए था, वो मिलता हुआ नजर नहीं आया। काफी 10 साल से अगर उनकी बात करें, 2014 से लेकर 2024 में हम पहुंच चुके हैं। इन बीते 10 वर्षों में मिलिंद देवड़ा को काम करने का उतना मौका नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। और इसकी वजह भी है जिस तरीके से गुटबाजी हम कांग्रेस के भीतर ही देख रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा मिलिंद देवड़ा जैसे एक ऐसे नेता को लगा है जो एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बीते दो टर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एमओएस रह चुके हैं केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन बावजूद उसके जो पैठ बनाने की जरूरत थी कांग्रेस को, वो बीते 10 सालों में होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जबकि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये पूरा कार्यकाल अगर हम यहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, और एकनाथ शिंदे जब अलग होकर ठाकरे से उन्होंने अलग उनकी अपनी शिवसेना है, तो ऐसे में उनको जो पारंपरिक रूप से जो सीट शिवसेना के पास ही जाती है, तो महायुति में भी वो सीट एकनाथ शिंदे के पास ही है। लिहाजा वो एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए उनका रास्ता जो साउथ बॉम्बे की लोकसभा सीट के लिए भी पूरी तरह से खुल चुका है। और वो सिर्फ अकेले नहीं है, उनके साथ जो उनका पारंपरिक जो कैडर है शिवसेना कांग्रेस का, वो भी उनसे आकर जुड़ रहा है। क्या वाकई में उनको ये गारंटी दी गई है कि साउथ बॉम्बे की सीट उनको दी जाएगी? आखिरकार हम इस बारे में क्या बातचीत हुई है, अंदर खाने में क्या है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या उनको गारंटी दी गई है, आखिर किस वजह से वो शिंदे गुट के साथ जा रहे हैं, और अगर डील हुई है तो किस बात को लेकर डील हुई है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये चुनावी जो यात्रा है, पहले उनको एक झटका लग जाना अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक मौका देता है कि वो इस पर अटैक करे। उस पर अटैक हुआ है, उस पर भी आगे बात होगी। लेकिन थोड़ी देर में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, और यात्रा शुरू करने से ठीक पहले राहुल गांधी थोड़ी देर पहले इंफाल पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर के थोबल में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी दिल्ली से फ्लाइट के जरिए इंफाल पहुंचे हैं, और जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। 67 दिनों तक 15 राज्यों से होते हुए
लगभग आप सोचिए कि 6,700 किलोमीटर का सफर तय होगा और मार्च के दूसरे हफ्ते में जाकर मुंबई यानी महाराष्ट्र में जाके ये यात्रा खत्म होगी। लेकिन राहुल गांधी का जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद ये पार्ट 2 उसका है और इस बार ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये पूरी यात्रा होगी, जिसमें अगले जो 10 दिन है राहुल गांधी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में गुजारेंगे, जिसमें एक मणिपुर हो गया, उसके बाद असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद फिर वो बंगाल आएंगे। अब बंगाल में जब वो आएंगे तो बंगाल में कौन कौन से इलाके में है जहां पर राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि बंगाल का भी बहुत रोचक होगा ये यात्रा। अब देखना होगा कि टीएमसी की ओर से क्या और रिस्पॉन्स रहता है इस यात्रा को लेके, या फिर टीएमसी के कोई नेता इसमें जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, वो अपने आप में बता देगा कि आखिरकार इंडिया अलायंस जो है जिसको लेकर इतना कुछ चल रहा है वो आखिरकार किस ओर जा रहा है ठीक 2024 चुनाव से पहले। तो यात्रा बहुत अहम इस लहजे से रहने वाला है कि आखिरकार कितने सहयोगी पार्टियां जब ये गुजरेगा, ये यात्रा जब गुजरेगी अलग अलग राज्यों से, तो उनके साथ शामिल होते हैं। बहरहाल थोड़ी देर में ही राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने के लिए मणिपुर पहुंच चुके हैं और मणिपुर में एक सिंबॉलिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी उसके बाद लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार पर हमलावर थी। इसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता ने विजिट भी किया था मणिपुर, और एक बार इसी वजह से मणिपुर को चूज किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पार्ट 2 यात्रा के लिए। कांग्रेस की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त इंफाल में मौजूद है और सभी नेता राहुल गांधी के साथ ही प्लेन से इंफाल पहुंचे हैं। इस दौरान विमान में किस तरह की नारेबाजी हुई आपको हम दिखाते हैं। मिलने का न्याय का हक, मिलने का न्याय का हक, मिलने का न्याय का हक, मिलने का मिलने का मिलने का न्याय का हक, 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 मिलने का सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत, डरो मत डरो मत, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। तो आपने देखा कि फ्लाइट के अंदर तमाम राहुल गांधी के साथ वो नेता मौजूद हैं जो कांग्रेस के चेहरा भी है इस वक्त। उसमें एक पूरा जो युवा ब्रिगेड वो भी नजर आ रहा है, प्रवक्ता भी इसमें मौजूद है। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में जो कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी और श्रीनगर में जाके खत्म हुई थी ये यात्रा शुरू की थी। अब जो सेकंड फेज है उसमें वो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म करेंगे। राहुल ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी की हालत सुधारने के लिए भी यात्रा की शुरू की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सियासी यात्रा नहीं है, ये तो एक उनकी आइडियोलॉजिकल यात्रा है। राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, संविधान को सुरक्षित रखना राजनीतिक हमारा फर्ज बनता है, पर ये चुनावी यात्रा नहीं है। इस सीट में क्या असर होगा, कितने सीटें से हम जा रहे हैं, वो हमारे गणित में नहीं है। आंकड़ा भी दिखाते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि चुनाव से ठीक पहले राहुल ने क्यों ये यात्रा निकाली है। राहुल की यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं। इनमें से केवल 15 पर कांग्रेस का कब्जा है और इन 15 राज्यों में 5 राज्य हैं, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। जबकि यूपी समेत यात्रा रूट के 7 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार महज 1 सीट पर सिमट गई थी। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए यात्रा रहेगी ताकि जो कैडर है उसको एक बार फिर से जोड़ा जा सके ठीक इलेक्शन से पहले। यह यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी वहां कहीं भी कांग्रेस को एक राज्य में 3 से ज्यादा सीटें नहीं मिली है। कांग्रेस को ये 3 सीटें असम में मिली थी। नॉर्थ ईस्ट के बाद यात्रा बंगाल पहुंचेगी जहां पर 2 ही सीट मिली थी और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर जो तनातनी चल रही है वो भी बहुत कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। अब इस यात्रा के दौरान राहुल बंगाल में 10 सीट से गुजरने वाले हैं। इसके अलावा देखना होगा कि राहुल गांधी किन राज्यों को किन इलाकों को चुनते हैं और किन जिलों से गुजरते हैं बंगाल में। इसके अलावा उनकी यात्रा यूपी में 28 सीट, महाराष्ट्र में 10 सीटों से गुजरेगी। झारखंड में राहुल कुल 8 दिन रुकेंगे। बिहार में उनकी न्याय यात्रा 2 बार एंटर करेगी। बंगाल को लेकर एक बात सामने आई कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को दार्जिलिंग का दौरा करना चाहिए क्योंकि वहां पर इससे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे जिसका फायदा उनको चुनावों में मिला था। अब देखना है कि उत्तर बंगाल में कितना इंपैक्ट होता है राहुल के इस यात्रा का। और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी
तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियां हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूं कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है।